हेलो स्टूडेंट्स, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, टेंस का जो पार्ट थर्ड है उसमें आज पढ़ेंगे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो तैयार किया था वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप पहले वाले टेंसेज का स्टडी करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो लिंक है उस पर देख सकते हैं। हम आज पढ़ेंगे यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ऐसी जो भूतकाल की जो क्रियाएं होती हैं या भूतकाल में किया हुआ जो काम होता है उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन कंटिन्यूस में ये होता है कि पास्ट में जो कार्य लगातार चल रहा था, जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं दौड़ रहा था, वे हंस रहे थे, तुम जा रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे, इन शब्दों से हम क्या पहचानेंगे? टेंस को पहचानेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसकी हिंदी जो लाइन होती है उस हिंदी की लाइन में आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग मिलेगा, जिससे आप अच्छे से उसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं इस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाज एंड वर होती है। सिंगुलर वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे वाज का, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे वर का। अब बात ये आती है कि आई के साथ हम किसका यूज करें। इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आई जो होता है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर उसे हम प्लूरल मानते हैं और पास्ट टेंस के अंदर हम उसे सिंगुलर मानते हैं। तो आई के साथ हम वाज का यूज करेंगे उसे सिंगुलर मानकर, और वर का जो प्रयोग होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मैन वर्ब। मैन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। दे रखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, वाज का। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे वर का। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं हम इंग्लिश पैटर्न की ओर। इंग्लिश पैटर्न जो होता है वो टेंस का एक बेस होता है। टेंस के अंदर यदि जिस स्टूडेंट को पैटर्न का पता नहीं है वो इंग्लिश बना नहीं सकते हैं, हिंदी लाइन की आप इंग्लिश नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा कि अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, को ऑब्जेक्ट आएगा, को वर्ब आएगी। तो आपको विशेष बात याद रखनी है कि आप सेंटेंस पैटर्न को अच्छे से स्टडी करें। इस सेंटेंस पैटर्न को अच्छे से स्टडी करने के बाद मुख्य जो बात आती है वो बात है कि आप हिंदी पैटर्न को भी अवश्य देखें, जो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो फर्स्ट जो डाल रखा है या पार्ट जो फर्स्ट है टेंस का, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि आप इसमें टेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप हिंदी पैटर्न किस प्रकार से यूज़ करेंगे या हिंदी पैटर्न आप हिंदी में कैसे लगाएंगे, कैसे उनका डिवाइडेशन करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो दे रखा है, सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इन्हीं स्थितियों में हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। मैंने शॉर्ट में सीधा हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ यहाँ पर वाज और वर है, जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पर आपको पता है कि रहे थे जो शब्द लगा हुआ है वो टेंस की पहचान करवा रहा है हमें, वो बता रहा है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये है। अब देखते हैं यहाँ सबसे पहले आने वाला शब्द जो हिंदी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो हिंदी पैटर्न के अकॉर्डिंग वे जो है वो सब्जेक्ट है, फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है और खेल जो है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। इंग्लिश में देखते हैं ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, इसलिए हम अफर्मेटिव का ही पैटर्न लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या दे रखा है, दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। अब दे जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल,
तो दे जो प्रोनाउन है उसे हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए हम वर का यूज करेंगे यहाँ, वर। फिर उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब दे रखा है खेल, खेल को कहेंगे प्ले, प्ले के साथ हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा प्लेइंग। नेक्स्ट दे रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास है यहाँ फुटबॉल, तो फुटबॉल लग जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ इस टेंस को कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। रमेश पत्र नहीं लिख रहा था। दो बातें अवश्य आप याद रखें। पहली बात तो यह है कि टेंस कौन सा है। जब आप हिंदी से इंग्लिश बना रहे हो तो आप विशेष बात याद रखें कि टेंस कौन सा है। यदि आपको टेंस का नहीं पता लगेगा तो आप टेंस बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, वो गलत कर देंगे। दूसरी बात आती है कि सेंटेंस कौन सा है। पहली बात मैंने बताई टेंस कौन सा है, उसके बाद बताया मैंने कि सेंटेंस कौन सा है। ये दोनों स्थितियां बहुत ही अच्छे से आप समझें, जिससे आप सही टेंस को आप यूज कर सकें। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है नहीं होने के कारण इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, और रहा था दिया हुआ है इसलिए हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले रमेश जो है वो सब्जेक्ट है, पत्र दे रखा है वो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर लिख जो है वो वर्ब है। तो हम करते हैं इसको। रमेश, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रमेश के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वाज हम यूज कर देंगे। उसके बाद नोट लगाएंगे, नोट के बाद राइटिंग, राइटिंग के बाद हम लगाएंगे राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। ये सेंटेंस हमने हमारा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। क्या वह कपड़े नहीं धो रही थी। सेंटेंस कौन सा है। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि आप ध्यान दें सेंटेंस और टेंस के रूप में। तो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, नहीं होने के कारण नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हमें यूज करना है। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न ये है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। और रही थी, ये जो दिया हुआ है ये टेंस की पहचान बता रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शुरुआत करते हैं। जब वाक्य के शुरू में क्या लगा होता है तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। वह के कारण हम करेंगे यहाँ पर वॉज ही नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हम ऑफिस जा रहे थे, तो यहां सेंटेंस है अफर्मेटिव, वी वर गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट दे रखा है क्या रहीम पाठ पढ़ रहा था, तो इसको बनाएंगे हम वॉज रहीम रीडिंग ए लेसन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे अंत में, रीडिंग ए लेसन। नेक्स्ट है दे रखा है हमें वर्षा हो रही थी, तो इसको बनाएंगे इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग से हम इस सेंटेंस को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है सेंटेंस हम सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग। तो इस प्रकार से हम अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब यूज करेंगे, और मैन वर्ब के रूप में हम मैन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए इसको फिनिश करेंगे। सेंटेंस पैटर्न आप विशेष याद रखिए, सेंटेंस पैटर्न का मुख्य रोल होता है टेंसेज में। तो आप इस टेंस पैटर्न को या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को नोट कर लें।
अब हम पढ़ेंगे आगे पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस दे रखा है हमें पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की स्टडी के लिए आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें दो कार्य होंगे। पहले तो मैं एक ही कार्य के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें दो कार्य किए जाते हैं, दोनों का मैं एग्जाम्पल ही बताऊंगा। साथ में मैं आपको इसके कुछ स्टेप्स हैं उनके बारे में स्टडी करूंगा, तथा इसके बारे में मैं यहाँ दो कार्य जो अलग अलग दे रखे हैं उन कार्यों के बारे में भी स्टडी करने वाला हूँ, जिसमें एक तो पहले हो जाता है, एक कार्य बाद में होता है। लेकिन उससे पहले हम चुका है, चुकी है, चुके हैं के रूप में इस सेंटेंस को या टेंस की स्टडी कर लेते हैं। तो दे रखा है हिंदी वाक्यों के अंत में यदि आपको दिया हुआ चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस समझेंगे। और हेल्पिंग वर्ब दे रखी इसकी हेड, तो हेड हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप यूज करते वक्त सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के साथ में इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट का जब यूज करेंगे तो दोनों में ही हेड का ही प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल बता दूं कि वह खाना खा चुका था, तो यहां पर चुका था दिया हुआ है, तो इसका अर्थ है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मैन वर्ब। अब मैन वर्ब आपको पता है कि परफेक्ट का जब यूज दिया ही है यहाँ पर, तो परफेक्ट में हमेशा याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पैटर्न। इंग्लिश पैटर्न जो दे रखा है, सबसे पहले आता है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप यूज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि मैंने हेड लिखी है, तो आप ब्रैकेट में भी इसका यूज कर सकते हैं, हेड ही आप इसमें लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप हेड का प्रयोग करते हुए लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में दोनों में मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत होगी। और हिंदी के अंदर आप कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या का प्रयोग मिलेगा। जैसे क्या वह खाना खा चुका था, तो क्या जब शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क से आप लगाकर इसको फिनिश करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे। तो ये पैटर्न जो है केवल मैंने हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को ही यहाँ पर चेंज किया है। जहाँ वाज वर्ब लिखा हुआ था मैंने वहाँ हेड लगा दिया, जहाँ वर्ब में आईएनजी थी वहाँ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। इसलिए आप इसको एक टिक के माध्यम से समझें, इसके रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल इसकी स्टडी करें, तो इसको समझ कर इसकी स्टडी करें। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम यहाँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वह खाना खा चुकी थी। वह सब्जेक्ट दिया हुआ है, खाना ऑब्जेक्ट है, खा वर्ब है और चुकी थी ये टेंस की पहचान बता रहा है हमें। इसलिए यहाँ पर केवल आप पैटर्न के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। सबसे पहले ही हैड ईटन फूड, इस प्रकार से ये सेंटेंस फिनिश हुआ।
नेक्स्ट सेंटेंस, राजू पाठ याद नहीं कर चुका था। तो सेंटेंस बनाएंगे इसका, राजू हैड, राजू हैड, हेड के बाद आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आप क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। राजू हैड नॉट लर्निंग, तो होता है सीखना। काफी बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें लर्न का प्रयोग याद करने के रूप में लेते हैं। तो लर्न का प्रयोग जो होता है वो सीखना होता है, रिमेंबर का अर्थ होता है याद करना। तो यहां पर हम रिमेंबर वर्ब यूज करेंगे, रिमेंबर्ड कर देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज होगी इसमें, रिमेंबर्ड ए लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, क्या मेरी माता चाय बना चुकी थी। तो क्या जब लगा हुआ है सेंटेंस में, तो सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा और शुरुआत इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे हम हैड, हैड माई मदर, हैड माई मदर मेड टी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया। 4 नंबर सेंटेंस दे रखा है, क्या वह एक पुस्तक नहीं लिख चुका था, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अब यहां पर देखेंगे सेंटेंस क्या दिया हुआ है और वाक्य में नहीं भी दिया हुआ है, तो यह सेंटेंस हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम हैड ही नॉट रिटन ए बुक, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये पास्ट परफेक्ट जो टेंस था इसको पूरा किया, और ये मैंने एक ही पार्ट बताया। अब इसका सेकंड पार्ट जो आता है, जो डबल वर्ब या डबल कार्य के रूप में इसको लिखा जाता है। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बता दूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे मेरे जाने से पहले मेरी माता खाना बना चुकी थी। सेकंड एग्जांपल जैसे दे रखा है कि मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी या लग चुकी थी। तो यहाँ पर एक कार्य पहले होता है और एक कार्य थोड़ी देर बाद होता है, या इसमें टेंस जो हम यूज़ करते हैं वो थोड़े अलग अलग डिफरेंट टेंस हैं, दोनों ही अलग अलग यूज होंगे। आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो मैंने 2 कार्यों के बारे में बताया, उस 2 कार्यों के पैटर्न को पढ़ते हैं। तो सबसे आप पहले ध्यान रखना कि यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ होगा, उसके बाद दूसरा वाक्य दिया हुआ होगा। इन दोनों वाक्यों के बीच में पहले हिंदी की जब आपको लाइन दी हुई होगी उसमें पहले नाम मिलेगा, या हो सकता है दूसरा पैटर्न दे रखा हो, इस प्रकार से आएगा। दूसरा सेंटेंस जो है उसमें बाद नाम मिलेगा और दूसरा वाक्य उसके आगे लिखा हुआ होगा। जिसमें पहले लगा हो उसमें लिखेंगे बिफोर और इसमें लिखेंगे आफ्टर। मैं यहां पर जैसे सेंटेंस बोलता हूं कि मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले आ गया। मेरे घर जाने के बाद पिताजी खाना खा चुके थे, तो इसमें बाद आया। तो बाद जब नाम मिले तो आप आफ्टर, इसके पहले नाम मिले तो बिफोर। अब करेंगे कैसे कि जब आपको पहले का कार्य मिले तो यहाँ पर सबसे पहले आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि पहले टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस से स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए आप ध्यान रखना, पहले जब बिफोर नाम आता है या पहले जब हिंदी में मिलता है आपको, तो आप उसकी शुरुआत हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आफ्टर दे रखा है हमें। तो आफ्टर जब दिया हुआ है तो यहाँ पर तो करेंगे आफ्टर मतलब बाद में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज करनी है और यहाँ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये पैटर्न दोनों अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि कार्य कैसे आप डिवाइड करेंगे, आपको पहचानेंगे कैसे कि दोनों में से पहली बात कौन सी लिखनी है। पहले नाम से जब कोई भी सेंटेंस होगा तो शुरुआत से ही आप उस सेंटेंस को करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दोनों कार्यों में से जो कार्य पहले होगा वही कार्य शुरुआत से लिखा जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 2 पैटर्न मैंने लिखे हैं, इन दोनों पैटर्न के ऊपर आपको पहले और बाद में नाम दिया हुआ है। यहाँ आप देखो, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब आप एक सपोज कीजिए, दोनों को एक कंपैरिजन के रूप में देखिए कि स्टेशन पहुंचने से पहले ही जो है वो ट्रेन जा चुकी थी। तो कहने का मतलब ट्रेन जाने का कार्य पहले हुआ और पहुंचने का कार्य बाद में हुआ। तो पहुंचने का कार्य बाद में हुआ तो वो बाद में सेंटेंस लिखा जाएगा, और ट्रेन के जाने का कार्य पहले हुआ तो यहाँ पर लिखा जाएगा द ट्रेन हेड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस दे रखी है तो यहाँ पर हेड लगेगा। द ट्रेन हैड गॉन द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी। सोने का कार्य पहले हुआ या सीता के आने का कार्य पहले हुआ, तो यहाँ पर जो पहले कार्य होगा उसी से हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें दे रखा है कि सीता केम हियर, सीता केम हियर बिफोर यू हैड स्लीप। सोने का कार्य बाद में हुआ, यहाँ पर आने का कार्य पहले हुआ। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों की भी अच्छे से स्टडी करेंगे। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही भाग है। ये एक ही सेंटेंस में 2 कार्य दी हुई हैं, इसलिए आपको इनको अलग अलग स्टडी करेंगे। आप इनको नोट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब या पहचान बता देता हूं पहले। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है जब किसी भी सेंटेंस में आपको से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से पहले मैं एक बात आपको ज़रूर बता देता हूँ कि जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बताया है उसके अंदर सिंस और फॉर की मैंने स्टडी बताई है। से जो होता है वो टाइम के साथ लिखा जाता है, ये रहा था, रही थी, रहे थे इसके साथ नहीं आएगा। से का जो प्रयोग होता है उसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हम बनाते हैं तो उसको निश्चित के रूप में तो सिंस लिखा जाएगा और अनिश्चित के रूप में हम उसको फॉर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हमें हैड बीन। अब यहाँ हैड जो होता है वो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है। मैन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस जो है वो वर्ब में आईएनजी को ही दर्शाता है। इंग्लिश पैटर्न दे रखा है। इंग्लिश पैटर्न में आप देख सकते हैं सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर प्लस टाइम को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो भी सिंस फॉर टाइम दे रखा है यहाँ वो हिंदी की लाइन में दे रखा है राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। तो 2 घंटे से, ये जो से शब्द है
ये से शब्द जो है, यहाँ मैं इस से शब्द के बारे में बताना चाहूँगा कि ये टाइम के साथ लिखा जाता है, और रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंटेंस के अंत में हम इसे लिखेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन हम बनाते हैं इसका। इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो लिखा जाएगा राम हैड बीन, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी। यदि यहाँ पर कमरे में होता तो अदर लिखा जाता। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम टाइम को दर्शा देंगे। अब देखते हैं 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे का अर्थ ये है कि फोर का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित टाइम है। यदि आप अच्छे से टाइम, सिंस और फोर को समझना चाहते हैं कि सिंस फोर का प्रयोग कैसे होता है, किन शब्दों के साथ होता है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो मैंने पार्ट नंबर 2 में, टेंस के पार्ट नंबर 2 में समझाया है, जो आपको लिंक दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर टीवी, सिंस या फोर, तो लगाएंगे हम 4 2 आवर्स। नेक्स्ट दे रखा है, क्या मोर सुबह से छत पर नाच रहा था, तो इसको लिखेंगे हम हैड पीकॉक बीन डांसिंग। उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम करेंगे डांसिंग के तुरंत बाद में यहाँ हम लगा देंगे सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद अंत में दिया हुआ है छत पर, तो ऑन द रूफ। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे अंत में। रूफ का अर्थ यहाँ पर टेरिस भी होता है, आप टेरिस शब्द भी यूज ले सकते हैं, और मीनिंग की दृष्टि से आप सहूलियत देखी जाए तो रूफ लिखें, तो मीनिंग में मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए आप रूफ ही लिखें। ये हमने सीखा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट जो फ्यूचर टेंस आता है, फ्यूचर टेंस के बारे में हम मेरे अगले वीडियो के अंदर जो पार्ट 4 बनेगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।